तो आज हम देखने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वो देखेंगे, वो पार्ट देखेंगे। नेफ्रॉन जो है उसके पार्ट शुरू होते हैं बाउमन्स कैप्सूल से। अभी यहाँ पे ये येलोइश कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर है येलो कलर का ये। ये बाउमन्स कैप्सूल है और इसके पहले जो है ये रेडिश कलर का ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये आर्टेरियोल से बना हुआ टफ्ट है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले नेफ्रॉन के पार्ट समझ लेते हैं। ये येलो कलर का जो था ये ग्लोमेरुलस था, समझ लेते हैं। ये येलो कलर का जो है यहाँ पे ये कप शेप्ड ये बाउमन्स कैप्सूल है। उसके बाद में यहाँ कुछ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ट्यूब्यूल है उसमें कन्वोल्यूजन्स है। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये बाउमन्स कैप्सूल के पास में आती है। उसके बाद में वैसे ही कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो दूर है, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जिसको हमने बोला DCT। ये जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस एरिया में ये जो दिख रही है हमें ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाके ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट्स में, जहाँ के बाकी सारे नेफ्रॉन्स के भी DCT वहाँ पे ओपन होते हैं, सारी यूरिन वहाँ पे कलेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट में। इसी को थोड़ा स्प्रेड करके देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला पार्ट जो है ये बाउमन्स कैप्सूल है, ये वाला, ओके, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस है एक रेडिश कलर का पार्ट ये है। बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कुछ फिल्ट्रेशन में हेल्प करने वाले कुछ है स्ट्रक्चर्स। उसके बारे में देख लेते हैं हम पहले। ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल इन दोनों को मिला के बोला जाता है माल्पीजियन कार्पसल। ये दोनों मिला के बनाते हैं माल्पीजियन कार्पसल। ये एग्जैक्टली क्या है, ओके, ये देखेंगे। यहाँ जो एक आर्टरी आती है, आर्टेरियल सप्लाई आता है, रीनल आर्टरी, जो किडनी के सारे सेल्स को सप्लाई करती है। उसमें ब्रांचेस होते हैं, ओके, एफरेंट आर्टेरियोल। वो ब्रांचेस जाके नेफ्रॉन के बाउमन्स कैप्सूल के इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और वहाँ पे उनका एक रैंडम इकट्ठा होते हैं, वो रैंडमली वो ट्यूब इकट्ठा होती है जिसको हम टफ्ट बोलते हैं। वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये ग्लोमेरुलस है। ये ऐसे क्यों हुआ है सारा इकट्ठा, ताकि यहाँ से एक फिल्ट्रेशन के लिए मेम्ब्रेन बने, इससे फिल्ट्रेशन हो सके, इसीलिए ये है। जो आने वाली आर्टेरियोल है, राइट, यानी आर्टरी की ब्रांच, छोटी ब्रांच जो आने वाली आर्टेरियोल है ये एफरेंट आर्टेरियोल है। ओके, क्या है ये एफरेंट आर्टेरियोल। और यहाँ से जो निकल रही है ये जाने वाली ये इफरेंट, ओके, एफरेंट आने वाली, इफरेंट जाने वाली आर्टेरियोल है। जो ब्लड लेके आती है उसकी डायमीटर ज़्यादा है, और जो जा रही है आर्टेरियोल उसकी डायमीटर कम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई रहना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ फिल्टर करनी है तो उसका प्रेशर भी होना चाहिए, तभी वो फिल्टर होगी। इसीलिए एफरेंट आर्टेरियल की डायमीटर ज़्यादा है ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे। उसके बाद में ये जो कैपिलरीज है यहाँ पे ये जाके जुड़ी हुई है कैपिलरीज, और नीचे जो बाउमन्स कैप्सूल का एक लेयर है अंदर का, ओके, इसका एक अंदर का लेयर भी है और एक बाहर से लेयर भी है बाउमन्स कैप्सूल का। जो अंदर का लेयर है वो कैपिलरीज के साथ यूनाइट होके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाता है। इसका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये हम देखेंगे। ये जो दिख रही है यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। उसमें देखते हैं क्या क्या है। 3 लेयर्स है। एक तो पहला कैपिलरी का लेयर रहेगा। कैपिलरी के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, अंदर की साइड से है इसीलिए एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। ये स्क्वैमस सेल से बना रहेगा, फ्लैट स्क्वैमस सेल्स। उसके बाद में बीच में आती है दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही गिनी जाएगी, ये सेकेंड लेयर हुआ। और थर्ड लेयर है पोडोसाइट्स। अभी अंदर की साइड से, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर की साइड से, यहाँ जो वाइट कलर का मैं बना रही हूँ वहाँ फ्लैट स्क्वैमस सेल्स होते हैं, ओके, फ्लैट स्क्वैमस सेल्स होते हैं, पर वो कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स है। मॉडिफिकेशन की वजह से उनके पास क्या आया है, फुट लाइक प्रोसेसेस, यहाँ दिख रहे हैं फुट लाइक प्रोसेसेस। ये जो है इनको बोला जाता है पोडोसाइट्स, ओके, ये होते हैं पोडोसाइट्स। जैसे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है फुट लाइक प्रोसेसेस होने वाले पोडोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है।
सो 3 लेयर्स मिल के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। सो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में था। उसके बाद में आती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। सो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल की लाइनिंग किससे है? अभी तक हमने ग्लोमेरुलस की लाइनिंग देखी, फ्लैट स्क्वैमस सेल्स। बाउमन्स कैप्सूल की बाहर की लाइनिंग भी फ्लैट स्क्वैमस सेल, अंदर की साइड से मॉडिफिकेशन पोडोसाइट्स, जिसको फुट लाइक प्रोसेसेस होंगे। पीसीटी की जो लाइनिंग है यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स है। आपको अलग अलग टाइप के सेल्स शायद पता हो, ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं इस तरीके से, फिर अगर लंबे रहे तो हम उनको बोलते हैं कॉलमनार सेल्स। ये कुछ टाइप्स होते हैं, वैसे ही इसमें ये क्यूबॉइडल सेल्स है पर थोड़े से मॉडिफाइड है। यहाँ क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है। ये जो दिखाई दे रही है ये ब्रश बॉर्डर है। सो क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे माइक्रोविलाई, इस तरीके से माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। सो माइक्रोविलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो इससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे कुछ पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ बेस की तरफ, इन सेल्स की बेस की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी सिंथेसाइज करता है, हमें पता है। इनको एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में हमने देखा हुआ है, पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी नहीं लगती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए अगर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कोई चीज़ एब्जॉर्ब करनी है तो हमें एनर्जी लगती है। सो उसके लिए एटीपी की ज़रूरत है, तो इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। बाद में आगे जाएंगे सो लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर आता है। अभी लूप ऑफ हेनले के 2 सेगमेंट से, एक डिसेंडिंग यानी जहाँ से यूरिन नीचे आ रही है, यूरिन का फ्लो ऐसे रहेगा, बाउमन्स कैप्सूल से आएगी, फिर नीचे फिर आगे पीसीटी में जाएगी, फिर नीचे डिसेंडिंग लिम्ब में। सो ये जो पहला है पार्ट, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये जो है ये डिसेंडिंग लिम्ब है इस तरीके से, और ऊपर जो जाएगी यूरिन यहाँ से तो ये असेंडिंग लिम्ब है। तो ये दोनों है डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब। अभी डिसेंडिंग लिम्ब के भी 2 पार्ट्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो है ऊपर का ये थिक सेगमेंट है, राइट, ये थिक सेगमेंट, नीचे का थिन सेगमेंट। सेम असेंडिंग लिम्ब के लिए भी थिन सेगमेंट और ऊपर का थिक सेगमेंट। सो जो दोनों का थिक सेगमेंट है उसकी लाइनिंग जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से है, राइट। दोनों का थिक सेगमेंट क्यूबॉइडल एपिथेलियम से है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है पीसीटी का ही कंटिन्यूएशन है। अभी आगे आएगा लूप ऑफ हेनले की तरफ, तो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल का ही कंटिन्यूएशन है। सो उसकी लाइनिंग भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहेगी, पर उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ओके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहेगा। नीचे जो थिन सेगमेंट है, दोनों की थिन सेगमेंट की लाइनिंग जो है वो फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, राइट। उसके बाद में थिक सेगमेंट देखते हैं, असेंडिंग लिम्ब की थिक सेगमेंट, वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है। अभी क्या होता है कि पीसीटी का कंटिन्यूएशन डिसेंडिंग लिम्ब है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल की जो डायमीटर होगी वही डायमीटर यहाँ पे थिक सेगमेंट की होती है, और यहाँ डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल की जो डायमीटर होगी वही डायमीटर यहाँ असेंडिंग लिम्ब की होती है, राइट। उसके बाद में डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, बस यहाँ पे अभी थोड़े थोड़े माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, पर कम, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए ब्रश बॉर्डर तो नहीं आएगी, सिर्फ माइक्रोविलाई कम अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है, वो सारा यूरिन कलेक्ट करने वाली। सो कलेक्टिंग डक्ट में जो है यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सारे कलेक्टिंग डक्ट मिला के बाद में डक्ट ऑफ बेलिनाई बनाते हैं, और डक्ट ऑफ बेलिनाई जाके फिर वो पैपिला में यूरिन जाती है और फिर एंड में पेल्विस में चली जाती है। ये किडनी का स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है, पैपिला, वो माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस और पेल्विस, वो सब हमने पहले देखा हुआ है, राइट। सो अभी हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो यहाँ पे 3 चीज़ें आती है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के लिए। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये बहुत माइक्रो लेवल पे होने वाला फिल्ट्रेशन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है ब्लड से, सो इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है इसको। सेकेंड चीज़ इसमें आती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोला है हमने, और थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीनों स्टेप्स हम समझेंगे अभी। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर हो रही है ब्लड, तो पहले ब्लड फिल्टर करना पड़ेगा, उसमें जो भी मेजर कंपोनेंट्स है वो सेपरेट किए जाएंगे, उसके बाद में आगे जो यूरिन जाएगी उसमें कुछ होगा। सो यहाँ पे जो होता है कि इसका राइट, सो यहाँ
ये जो है एफरेंट आर्टेरियल, राइट, और ये इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट आर्टेरियल यहाँ से निकलने के बाद पूरे इस स्ट्रक्चर को वाइंड अप करते हुए जाती है और फिर एज अ वेन वो फिर से निकल जाती है। सो ये इफरेंट आर्टेरियल पूरे नेफ्रॉन को वाइंड अप करके क्यों जा रही है? क्योंकि इसमें से नेफ्रॉन की जो यूरिन, नेफ्रॉन के ल्यूमेन में जो भी यूरिन है उसके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स रीएब्जॉर्ब होने वाले, कुछ ना कुछ उसमें जो एलिमेंट्स है वो रीएब्जॉर्ब होके फिर से ब्लड में ऐड होने वाले हैं। तो कभी कभी बॉडी को ऐसे लगता है कि जो भी गया है यूरिन के साथ या तो ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, उसके कुछ चीज़ें हमने रीएब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए और ब्लड में ऐड करनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो इफरेंट आर्टेरियल है ये पूरा सराउंड करती है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को और फिर आगे जाती है। तो ये कैसे चलता है मैकेनिज्म ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, वो हम देखेंगे। तो पहले जो है सिक्रीशन के लिए जो मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे 3 लेयर्स मैंने बताए थे, राइट। सो कैपिलरी का एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स, राइट। यहाँ पे एक लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये पोडोसाइट्स का थर्ड लेयर। इन तीनों से बनती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करेगी। कोई भी चीज़ पहले फिल्टर करके उसके मेजर कंपोनेंट निकाले जाते हैं और फिर बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, वो बाद में निकाली जाती है। सो पहले फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए एंडोथीलियम, ब्लड वेसल्स का, बाउमन्स कैप्सूल का और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों की, ये हम देख चुके हैं। फिर किडनी में ब्लड फ्लो कितना आता है? सो हार्ट से किडनी में पर मिनट जो है 1100 to 1200 ml इतना ब्लड पर मिनट किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। ये कितना है अमाउंट? 1/5 ऑफ द ब्लड जो वेंट्रिकल से निकलता है, एक मिनट में जो वेंट्रिकल से निकलता है। सो ये उसका 1/5 अमाउंट है। सो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी यहाँ पे ब्लड के सारे कंपोनेंट्स निकल जाते हैं, सारे सेल्स निकल जाते हैं। क्या बचता है फिल्ट्रेट में? मतलब बाउमन्स कैप्सूल में जो फिल्टर होके आएगा उसमें क्या रहेगा? सिर्फ प्लाज्मा रहेगा, वो भी विदाउट प्रोटीन्स, ओनली प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन्स भी नहीं रहेंगे। अमाइनो एसिड रहेगा, कुछ ग्लूकोज रहेगा, सॉल्ट्स रहेंगे, कुछ आयंस रहेंगे, पर प्रोटीन्स नहीं रहेंगे। तो इतनी छोटी लेवल पे ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। सो अमाउंट कितनी बनती है फिल्टर की? ये 2 वैल्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रीनल ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेट कितना बनता है। सो ये जो फिल्ट्रेट बनता है इसको बोला जाता है रेट। हम पर मिनट में उसको काउंट करते हैं तो वो रेट होता है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml पर मिनट। सो ये पूरे दिन के लिए काउंट किया तो 180 लीटर्स पर डे, राइट। इतनी यूरिन फिल्टर होती है, सिक्रीट नहीं होती है, सिर्फ फिल्टर हो रही है, ये फिल्ट्रेशन की अमाउंट है। तो दिन भर में इतनी यूरिन बनती नहीं है, सिर्फ फिल्टर होती है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे। ये वैल्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे बनता है? अभी फिल्ट्रेशन होना है तो कुछ प्रेशर तो रहेगा। जैसे हमने देखा था एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल, इनकी डायमीटर सेम नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंस है। तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड जल्दी आएगा, उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसकी डायमीटर ज़्यादा है। सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 55, उसकी वैल्यू 55 mm of Hg। फिर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये दोनों चीज़ों को समझते हैं हम लोग। सो यहाँ पे जो होंगे कुछ प्रोटीन्स की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। सो कुछ चीज़ें वहाँ पे फिल्टर होते टाइम उनकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, ये आपको पता होगा। सॉल्ट कंटेंट जो होते हैं सोल्यूट्स, उनकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है। मतलब ब्लड फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर रहेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको रोकने वाला ये प्रेशर है। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर हम निगेटिव में पकड़ेंगे उसको। और यहाँ जो इस एरिया में, राइट, ये जो कैप्सूल है जहाँ पे मैं डॉट्स बना रही हूँ, ये जो स्पेस है बाउमन्स कैप्सूल की, तो उस कैप्सूल की इस स्पेस में भी कुछ फिल्ट्रेट आया हुआ रहेगा, कुछ फिल्टर होके आया हुआ रहेगा, उसका भी प्रेशर गिरता है, उसका रेजिस्टेंस आता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये दोनों जो है ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है इसका प्रेशर। सो इसकी वजह से ये निगेटिव वैल्यू गिनी गई है क्योंकि ये रेजिस्ट करता है। सो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये अपोज में रहेगा
फिल्ट्रेशन प्रेशर के, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर यानी बाउमन्स कैप्सूल में होने वाला फिल्ट्रेट, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी निगेटिव वैल्यू क्रिएट करेगा। सो इसीलिए हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू है 55 mm of Hg, उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है 30 mm of Hg और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 mm of Hg, इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ये निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं। सो इसमें से 55 माइनस 45 हो जाएगा तो 10 mm of Hg इतनी वैल्यू आएगी। अभी वैल्यू हर बुक में डिफरेंट दी गई है, मैंने जो यहाँ पे रेफ़र किया है वो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक से किया हुआ है, पर आपको शायद अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। कभी ये 10 to 25 mm of Hg इस रेंज में जाता है ये वैल्यू। ओके राइट, सो ये इस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रेशर डेवलप होता है, इस तरीके से उसको कुछ रेजिस्टेंस होता है। सो ये सारा था फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में। अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप देख ली हमने यूरिन फॉर्मेशन के लिए कि वो कैसे हेल्पफुल है। आगे आते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, वो भी सिलेक्टिव। अभी कुछ ना कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि यहाँ से जब ब्लड आएगा तो इफरेंट आर्टेरियल जो है इस तरीके से नेफ्रॉन को सराउंड करते हुए जाती है। सो ये क्या कर रहा है, नेफ्रॉन के सेल्स क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में फिर से ऐड कर रहे हैं। सो ये रीएब्जॉर्प्शन हुआ। तो इसमें कौन कौन क्या क्या रीएब्जॉर्ब करता है वो देखेंगे हम। ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव है। सो 180 लीटर ऑफ ब्लड जो है हर दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो रहा है पूरे दिन में, और यूरिन कितनी प्रोड्यूस होती है, सिर्फ 1.5 लीटर की। ओके, यूरिन 1.5 लीटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड में ऐड हो रही है, इसीलिए तो जितना फिल्टर हुआ था उतना यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसमें डिफरेंस है। सो 180 लीटर फिल्टर होने के बाद भी 1.5 लीटर इतनी ही यूरिन प्रोड्यूस होती है। सो कौन कौन क्या क्या रीएब्जॉर्ब करता है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे पीसीटी, सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। इसमें बहुत सारा अराउंड 70% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इसमें। ओके, सो ये एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करती है कुछ चीज़ों का, इसीलिए इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोविलाई है, ओके, ब्रश बॉर्डर है। सो ये रीएब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस, इनका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। अभी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी वजह से, ग्लूकोज की वजह से सोल्यूट जो है कुछ सॉल्वेंट अट्रैक्ट करता है, वाटर को वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने की वजह से अपने आप वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वाटर पैसिव रीएब्जॉर्प्शन की वजह से अंदर आ जाता है। ओके, ग्लूकोज को ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब करती है, वाटर उसके पीछे पीछे पैसिवली आ जाता है। फिर सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है और क्लोरीन पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये था प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के बारे में। आगे जाते हैं लूप ऑफ हेनले। सो लूप ऑफ हेनले जो है उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लिम्ब हैं, उसके बारे में देखेंगे। सो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, पहली ये डिसेंडिंग लिम्ब की परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए। ओके, वाटर के लिए ये परमिट करती है और सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल। सो अभी क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब से जैसे ही यूरिन जाएगी तो ये वाटर को फुल्ली परमिएबल है, तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। सो इसमें से अभी वाटर बाहर निकल जाता है, यहाँ से वाटर बाहर निकलते रहेगा। यहाँ पे अभी रीएब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है, यहाँ से निकल रही है चीज़ें। सो ये वाटर बाहर निकल रहा है, और बाद में जो असेंडिंग लिम्ब है ये एग्जैक्टली अपोजिट है। सो असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को इम्परमिएबल है और सॉल्ट को परमिएबल है, सॉल्ट को परमिट करती है। सो यहाँ फिर से वही होगा, फिर से अभी इस असेंडिंग लिम्ब में से सॉल्ट निकलेगा बाहर, NaCl जो भी है वो सॉल्ट बाहर निकलते रहेगा। सो डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर बाहर निकला तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, फिर असेंडिंग लिम्ब में उसने उसका कॉन्सेंट्रेशन जो था वो कम हुआ क्योंकि यहाँ से अभी सॉल्ट बाहर निकल रहा है, राइट। सो अभी आगे फिर DCT में जाती है यूरिन, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में। सो अभी तक हमने जो देखा उसमें यूरिन का क्या हो रहा है वो देखते हैं एक बार। पहले सबसे पहले जो था, सबसे पहले PCT में यूरिन आई, राइट। PCT में क्या क्या हो गया, अभी
प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो गया ग्लूकोज और वाटर दोनों का, मतलब सॉल्ट और सॉल्वेंट दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हुआ है। इसी वजह से क्या होता है, यूरिन जो है आइसोटोनिक हो जाती है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक नहीं होती, क्योंकि सॉल्ट और वाटर दोनों सेम क्वांटिटी में रीएब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसीलिए यूरिन यहाँ पे पीसीटी के यहाँ पे आइसोटोनिक रहेगी, राइट। सो यूरिन की ऑस्मोलरिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है वो देखते हैं हम लोग। सो हमने पीसीटी में देखा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में यूरिन यहाँ पे आइसोटोनिक रहेगी, यानी ब्लड की ऑस्मोलरिटी 290 तक आती है ऑन एन एवरेज। सो हम यहाँ पे भी सेम रहेगी ब्लड की ऑस्मोलरिटी, क्योंकि इसमें प्लाज्मा है विदाउट प्रोटीन्स, बाकी आयंस इसमें प्रेजेंट रहेंगे। सो आगे जाने के बाद यहाँ नीचे जैसे जैसे आएगी, हमें पता है कि यहाँ पे जो है डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले की, ये परमिएबल है वाटर को, राइट। ये वाटर को परमिएबल है, सो यहाँ से वाटर निकलते रहेगा। सो इसकी ऑस्मोलरिटी अभी बढ़ती रहेगी, जैसे 300 है, फिर 600 होगी, फिर 900, ये हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखने ही वाले, फिर 1200, ऐसे बढ़ते बढ़ते नीचे आएगी यूरिन तो हाइपरटोनिक हो जाएगी। फिर असेंडिंग लिम्ब क्या है, अभी असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू सॉल्ट है। सो सॉल्ट को परमिएबल होने की वजह से यहाँ से सॉल्ट यानी NaCl बाहर निकलेगा। सो असेंडिंग लिम्ब का जो हाफ पार्ट है यहाँ तक जब यूरिन जाएगी तो पहले आइसोटोनिक होगी, क्योंकि वो पहले हाइपरटोनिक हो चुकी है। तो बीच में की स्टेट आएगी यहाँ पे आइसोटोनिक, यानी सेम होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में जैसे और सॉल्ट निकलते जाएगा ऊपर ऊपर जाते टाइम तो हाइपोटोनिक हो जाएगी, मतलब अभी यहाँ पे वाटर ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्लाज्मा प्रोटीन, एज कम्पेयर टू सराउंडिंग टिश्यू या सराउंडिंग ब्लड हाइपोटोनिक होगी ये, इसमें सॉल्ट कम और वाटर ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऐसी यूरिन डीसीटी में जाएगी, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे कभी कभी बहुत डिक्लाइन हो जाता है वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे डीसीटी पे एब्जॉर्प्शन तो होता है, पर ये कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है, 2 हार्मोन्स की वजह से ये एब्जॉर्प्शन होता है। सो ये 2 हार्मोन्स कौन से हैं, तो एल्डोस्टेरॉन और ADH। सो एल्डोस्टेरॉन की जो एक्शन है वो डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे होगी, ADH की भी एक्शन इन दोनों पे होगी। सो एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी जो यूरिन डाइल्यूट नहीं होने देता, डायूरेटिक, पर उसके पहले एंटी लगा हुआ है। सो एंटी डायरेटिक यानी डाइल्यूट यूरिन नहीं होने देता है हार्मोन। सो डाइल्यूट यूरिन नहीं होनी है मतलब क्या, यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। सो इस हार्मोन के अंडर सेल्स की परमिएबिलिटी वाटर को बढ़ जाती है। सो ये H2O वाटर को परमिएबिलिटी बढ़ाता है। और एल्डोस्टेरॉन जो है यहाँ पे, सो एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट को परमिएबिलिटी बढ़ाता है और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन के अंडर सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सो ये 2 हार्मोन्स के एक्शन की अंडर ही जो है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वर्क करते हैं। इसके बाद में यूरिन आती है कलेक्टिंग डक्ट में। सो यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलरिटी जो फाइनली होती है वो 800 ऑन एन एवरेज 800 मिली ऑस्मोल, इस रेंज में जाती है वो 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर ये इतनी कॉन्सेंट्रेटेड कैसे हुई, ये तो पहले हाइपोटोनिक हो गई थी एज कम्पेयर टू ब्लड, फिर इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसकी कैसे बढ़ती है, तो जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट से आएगी यहाँ पे भी वाटर परमिएबिलिटी है, डीसीटी में भी है और कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर परमिएबिलिटी है। सो इसकी वजह से वाटर निकलते रहता है इसमें से और फाइनली ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, राइट। इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के। सो अभी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में देख लेते हैं एक बार क्विक रिविजन। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से जो सॉल्ट एब्जॉर्ब हुए, काफ़ी सारे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, अमाइनो एसिड्स, सोडियम के बाइकार्बोनेट आयंस, फिर पैसिवली इसके पीछे वाटर और क्लोराइड आयंस एब्जॉर्ब हुए। फिर लूप ऑफ हेनले जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें हाइपरटोनिक हो गई यूरिन और डिसेंडिंग लिम्ब में आइसोटोनिक और उसके बाद में हाइपोटोनिक हो गई, क्योंकि दोनों की परमिएबिलिटी अपोजिट थी। डिसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल टू वाटर है और इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और असेंडिंग लिम्ब जो है उल्टा है, सॉल्ट्स को परमिएबल है और वाटर को इम्परमिएबल है। फिर डीसीटी और सीटी में वो और कॉन्सेंट्रेटेड होती गई बाद में। इन दोनों का एब्जॉर्प्शन कंडीशनल था। फिर देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, राइट। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे देखो, पहले हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखा, उसके बाद में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्ब करके ये सब मटेरियल कहाँ पे ऐड हो रहा है। सो ये सारा मटेरियल इसके आजू बाजू से ब्लड कैपिलरीज इसको सराउंडिंग है, राइट, या ट्यूब्यूल की या नेफ्रॉन की, इसमें जो है सारी चीज़ें
रीएब्जॉर्ब होके कहाँ पे रखता है, वो खुद के पास नहीं रखती है ये सेल्स, ये सारी सेल्स जो भी एब्जॉर्ब किया है ये ब्लड में ऐड करती है। सो ब्लड में ये ऐड होने के बाद पूरा फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाता है। सो ये रीएब्जॉर्प्शन है। ये सब कुछ जो हमने देखा यहाँ पे ये सारा रीएब्जॉर्ब होके फिर से ब्लड में ऐड किया जाता है। उसके बाद में ऐसी कुछ चीज़ें देखी गई है यूरिन में जो यहाँ से फिल्ट्रेट में तो नहीं थी, मतलब पीसीटी में फिल्ट्रेशन हुआ, ये फिल्ट्रेट में वो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी पर वो यूरिन में दिखाई दी। तो इसका मतलब है कि ये जो सेल्स है कुछ कुछ ये सिक्रीशन भी करते हैं, यानी ब्लड में जो भी कंटेंट है कुछ जो आगे पास ऑन हो चुका है वो निकाल के इसमें यूरिन में ऐड किया जाता है इन सेल्स की वजह से। सो वो जो है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन की वजह से होता है, क्योंकि ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम में से कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा है। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से कुछ निकल के यहाँ फिल्ट्रेट में ऐड हो जाता है। ये एक्टिव प्रोसेस है कहाँ पे, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होने वाली। यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस रहेगी, ब्लड से खींच के इसमें डालेंगे तो एटीपी यूटिलाइज होगा। सो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम, यूरिक एसिड ये सारी चीज़ें एक्सक्रीट की जाती है या ये सारी चीज़ें सिक्रीट की जाती है। सो पीसीटी में जो है हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम, यूरिक एसिड ये सारी चीज़ें सिक्रीट की जाती है। उसके बाद में आता है लूप ऑफ हेनले। सो लूप ऑफ हेनले में कोई भी सिक्रीशन नहीं है, ओके, इसकी वॉल की परमिएबिलिटी की वजह से ये वर्क करता है। पहले डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ये हम देख चुके हैं। डीसीटी में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया ये सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये भी सिक्रीट किए जाएंगे। सो ये कुछ मटेरियल डीसीटी और पीसीटी के एरिया में स्पेशली और कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीट किए जाते हैं फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल, ओके, इनटू द ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन। फिर ओके, सो ये कुछ था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके जो भी डाउट हो गए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।